जो अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोगों का सोची समझी साजिश के तहत मनेर और बिहटा को काट दिया गया है। इससे सारी सुविधा यहाँ पे कागज़ में पास होता है, ज़मीनी स्तर पे ख़त्म हो जाता है। वैसे हर जन सरकार का जो मुद्दा है वो भारतीय मानवता पार्टी हर संभव रखने का प्रयत्न करेगी। राजनीतिक पार्टी में आकर के अपना स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए लोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप मुझे भारत लाइव पे देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बात की पुष्टि जो है चुनाव आयोग ने कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना कहर जारी था, एक तरफ बिहार में हर साल की भांति इस साल भी बाढ़ जैसी समस्या है, उन सभी के बीच जो है चुनाव होना है, इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी है। और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों, सत्ता हो विपक्ष हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से चुनावी प्रक्रिया में लग गए हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ है शोभा यादव, भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे बातचीत करते हैं। चूँकि चुनाव है तो राजनीतिक पार्टी से चुनावी संदर्भ में बातचीत करना बहुत अहम माना जाता है आज के डेट में। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी प्रणाम है। मैम, आपकी पार्टी, पहले दो शब्द आपकी पार्टी के बारे में क्या कुछ है? मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जितने भी इस चैनल के व्यूवर्स लोग हैं सबको मैं नमस्कार करती हूं। और मेरा नाम शोभा यादव हुआ, भारतीय मानवता पार्टी के मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। और आने वाला समय में जो बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली है उसमें मैं मनेर विधानसभा की भावी प्रत्याशी के रूप में अपने पार्टी से हूं। भारतीय मानवता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ूंगी। और भारतीय मानवता पार्टी इस बिहार के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर वो व्यक्ति का पार्टी है जिनको कि आज तक राजनीतिक रूप से वंचित रखा गया है। इसमें खास करके जो है महिलाओं के लिए विशेष स्थान दिया गया है। और जो राजनीतिक जो मुद्दा जो लोग आज समाज से जुड़े हुए जो मुद्दा जो लोग नहीं उठा पाते हैं, वैसे हर जन सरकार का जो मुद्दा है वो भारतीय मानवता पार्टी हर संभव रखने का प्रयत्न करेगी। अच्छा मैम, क्या ऐसा क्या लगा जो आपको इस पार्टी से जुड़े या पार्टी को बनाने का एक विकल्प मिला? देखिए, इस भारतवर्ष में पार्टियों की कमी नहीं है। जब से देश आज़ाद हुई है तब से लेकर के अभी 2020 तक लगभग 3000 के आसपास पार्टियां रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसमें कुछ मान्यता प्राप्त भी है, नेशनल लेवल की है, स्टेट लेवल की भी पार्टी है। लेकिन सारे के सारे पार्टी लोग हैं किसी न किसी धार्मिक उन्माद में एक दूसरा को उलझाए हुए रखती है। और सारे के सारे लोग बस राजनीतिक पार्टी में आकर के अपना स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए लोग पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या बनाते हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद है राजनीति में सत्ता प्राप्त करना नहीं। इस जो व्यवसायिक जो राजनीतिकरण का जो व्यवसायीकरण हो गया है उसको ख़त्म करके एक मानवतावाद राजनीति को स्थापित करना है। हम लोग इस व्यवसायीकरण राजनीति को बदल करके मानवतावादी राजनीति का शुरुआत करने आए हैं भारतीय मानवता पार्टी के बैनर तले से। अच्छा, इस बार जो है वर्चुअल होना है, वर्चुअल में आपकी पार्टी और आप किस हद तक कायम रहेंगी लोगों तक पहुंचने में? देखिए, वर्चुअल रैली समय का मांग है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन बिहार में जो है अभी जो सुविधा होना चाहिए वर्चुअल के लिए वो सुविधा नहीं है। उस सुविधा से लोग वंचित हैं। बहुत ऐसे गरीब दबे कुचले व्यक्ति जो है जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है, तो जो स्मार्टफोन कहाँ से रख पाएंगे? स्मार्ट टीवी वो लोग के पास है नहीं, तो वो लोग तो वोट से और समाज का जो नेता है क्या उनको देने वाले हैं, क्या जो मुद्दा है उनसे तो वंचित रहेंगे। उनको जानकारी ही नहीं रहेगा कि क्या चीज़ है, तो चुनेंगे अपने अच्छा नेता को कैसे वो लोग चुन पाएंगे? वो लोग का कहीं ना कहीं वो लोगों का जो है इस राजनीति से दूर लोग को रखा जाएगा। डिजिटल माध्यम से चुनाव होता है तो। और जिस टाइम से अभी जब अक्टूबर या नवंबर में जो चुनाव होने वाला है चुनाव आयोग के माध्यम से जैसा कि रिपोर्ट आया है, तो उस टाइम बिहार का जो है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी बाढ़ प्रभावित होगा। वो लोग घर से दूर रहेंगे। तो उस अवस्था में कैसे हम कल्पना कर सकते हैं डिजिटल रैली के बारे में या चुनाव करवाने के लिए? मैं कैसे कल्पना मैं सोच सकती हूँ? मेरा तो भारत निर्वाचन आयोग से भारतीय मानवता पार्टी के बैनर तले मैं मांग करती हूँ कि अभी जो है बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए चुनाव नहीं कराया जाए। बिल्कुल, जब बिहार में की बात की जाए, जब आपदा कोई रूप लेकर आती है, कभी चमकी बुखार हो या कोरोना हो, तो कहीं ना कहीं बिहार के स्वास्थ्य विभाग जो है कटघरे में खड़ी हुई दिखती है। विपक्ष तो लगातार हमलावर है। क्या लगता है इस सिस्टम में विपक्ष, सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोग भी शामिल हैं क्या? देखिए, विपक्ष ऐसा नहीं कि आज नया वो लोग राजनीति कर रहे हैं।
जो सिस्टम यहाँ पे है पहले से उनका भी इसमें सहभागिता रह चुका है। बिहार के जनता के साथ अभी तक जो भी पार्टियाँ विपक्ष में है या जो पहले जो लोग शासन में थे या प्रेजेंट में जो शासन में है, सारे के सारे दोषी हैं। वो सारे का सहभागिता के कारण आज तक जो है नहीं शिक्षा का विकास सही ढंग से हो पाया है, नहीं कोई प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्रशासनिक व्यवस्था, सारा के सारा जो है एकदम समझिए कि ख़त्म हो चुका है। इसका कोई नामो निशान कहीं नहीं है। जो भी चीज़ होता है बस सरकारी आंकड़ा फाइल में ही होता है। मतलब जो है ज़मीनी स्तर पर दिखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो इसमें सबका मुख्य रूप से दोषी लोग हैं। जितना विपक्ष है उतना सत्ता पक्ष है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप केजरीवाल जी से उनको फॉलो करती हूँ? देखिए, मैं केजरीवाल जी को फॉलो नहीं करती हूँ। जो लोग समाज के मुद्दा को उठाते हैं, जो लोग समाज के दुख और दर्द को अपना दुख दर्द समझकर अपने जो है विधानसभा में है, लोकसभा में है, जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी से उस आम जनता के दुख और कष्ट को उठाते हैं, उसको महसूस करते हैं, मैं उनके साथ हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी जो वहाँ पे जो किए, मतलब जो शिक्षा में किए, स्वास्थ्य में किए, वहाँ का लोग उनको बताएंगे कि किनसे वो कितना वो संतुष्ट उनसे हैं। और मेरा जो है, मैं अपने स्तर से भारतीय मानवता पार्टी के रूप से मैं यहाँ करूँगी कि जो हम लोग का विचारधारा है, क्या मैनिफेस्टो है, जब समय आएगा तो मैं खुद घोषणा करूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कृष्णा जी हैं, जो कि एक सामाजिक सोच वाले व्यक्ति हैं। जातिवाद को नहीं मानते हैं, मानवतावाद के राजनीति को, उनका भी मेन मकसद है इस राजनीति को जो मानवतावादी राजनीति बनाने का लक्ष्य है। उन्हीं के लक्ष्य के साथ हम लोग मिल करके इस उन लक्ष्य को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। अच्छा, अगर बात करें मनेर विधानसभा की, चूँकि आप यहाँ से चुनाव भी लड़ी, इस बैनर तले, इस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगी, तो यहाँ की बात की तो यहाँ किस हद तक सरकार की योजनाएं इतने दिनों में, आज के नहीं पक्ष विपक्ष सब लोग राज कर चुके हैं, बिहार की सत्ता कुर्सी पर बैठ चुके हैं, उन लोगों की कितनी योजनाएं सफल रहीं, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आपके क्षेत्र की बात करें? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शर्म की बातें हैं कि बिहार की राजधानी पटना ज़िला में मनेर विधानसभा है, और जिसका दूरी की मनेर से पटना राजधानी से आने में 1 घंटा बहुत ज़्यादा लगता है, तो 1 घंटा लगता है। और उस क्षेत्र का विकास सही ढंग का नहीं हो पाया है, जिसको कि हम लोग महासिटी कहते हैं या ग्रेटर पटना भी इसको बोला जाता है, बिहटा को, जो कि मनेर विधानसभा का ही क्षेत्र है। सारी सुविधा यहाँ पे कागज़ में पास होता है, ज़मीनी स्तर पे ख़त्म हो जाता है। जो यहाँ का मनेर का जो है, मनेर विधानसभा का हाल में पटना जो है एक रिंग रोड बनने के लिए पटना में प्रोजेक्ट आया है, रिंग रोड। उस रिंग रोड में एक बार 2 बार उसका अलाइनमेंट जो है डीपीआर पास किया गया, लेकिन तीसरा में क्या किया गया कि मनेर से बिहटा होते हुए उसको लाना था रिंग रोड को, और शेरपुर से उसको काट दिया गया, शेरपुर से ही मुड़ जाएगा वो रिंग रोड। तो इसको भी कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ जो भी राजनीतिक दल के जो लोग हैं या जो अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सारे लोगों का सोची समझी साजिश के तहत मनेर और बिहटा को काट दिया गया है इससे। और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए उसको लोग नहीं किए। मनेर में सही ढंग का नहीं डिग्री का कोई भी कॉलेज है, बिहटा में प्राथमिक स्वास्थ्य का वही हाल है, युवाओं को खेलने के लिए भी कोई भी प्लेग्राउंड अच्छा सही ढंग का नहीं है। उसके बाद जो है मनेरी जो दरगाह जो है सूफी संत का जो है, उस पर भी वो दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, और सालाना उस पर मेला लगता है, उसको भी विकास वहाँ नहीं किया गया। उसमें जो एक होटल जो रिजॉर्ट जो बना था, उसको सीएम जो है 2 बार उसको उद्घाटन किए, उसमें उद्घाटन किया गया लेकिन कोई काम नहीं किया गया, बस जनता का पैसा लगा और उसको एक बना करके और रख दिया गया, उसमें कोई काम उससे नहीं लिया, कोई भी फायदा नहीं हुआ। इधर हाल में जो है वो चिन्हित किया गया था कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो वो अगर बन जाता है और वो अगर स्टार्ट अगर हो जाएगा तो कुछ ना कुछ मनेरवासियों के लिए जो है सुविधा उससे मिल पाएगा। इसके बाद है संगम घाट, जो 3 नदियों का संगम है मनेर में, वो भी पर्यटक स्थल के रूप में है, 3 नदियों का संगम है। तो और मनेर के ही नहीं और पटना ज़िले के नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग इस संगम में आते हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। उसको जो है मैं भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ इस पार्टी में जितने भी लोग हैं, सब लोगों का ये डिमांड है भारत सरकार और बिहार सरकार से कि मनेर का जो संगम घाट है उसको फिल्म सिटी के रूप में बनाया जाए। जैसे राजगीर जो बनाया जा रहा है, वो तो सही बात है, राजगीर बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो है पटना राजधानी का क्षेत्र है। अगर बाहरी कोई भी लोग आते हैं बिहार में तो उनका मानना कहाँ, मतलब फिल्म सिटी कहाँ है, तो होगा कि पटना में है।
पटना का क्षेत्र है। यहाँ से जुड़े हुए जो भी आसपास के जो लोग हैं उनको रोज़गार सृजन होगा। इससे बहुत बड़ा जो टैक्स बिहार सरकार को मिलने वाला होगा वो बिहार सरकार के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरीक़ा की मैं मांग करती हूँ। अच्छा, यहाँ की युवाओं को लेकर बात की, युवा आज की डेट में बहुत मैटर करता है, वोट बैंक बहुत बड़ा है। युवाओं को लेकर क्या सोच रही हैं आप? देखिए, युवा शक्ति एक बहुत बड़ा शक्ति होता है। किसी भी राज्य, समाज या देश के निर्माण में युवाओं की एक अहम भूमिका होती है। अपना जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भी एक नरम दल के नेता थे और एक गरम दल के नेता थे जिन्हें क्रांतिकारी बोला जाता है। तो क्रांतिकारी जो दल होते हैं वो हक को पहले प्रेम से मांगते हैं। अगर वो हक को नहीं मिलता है तो उसको लोग छीनते भी हैं। और मैं ऐसे क्रांतिकारी को मैं सलाम करती हूँ। और आज के टाइम में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी युवा इस हमारे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो सारे लोग को मैं कहूँगी कि आप लोग भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव गुरु जैसे से प्रेरणा लेकर के आप लोग भी अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग लड़िए। चूँकि यहाँ की जो सरकार है वो युवाओं को बस यूज करती है और यूज करने के यूज एंड थ्रो के काम वो लोग करती है। युवाओं के लिए रोज़गार का कोई संसाधन यहाँ पर नहीं बनाया गया है। सारे युवा लोग पढ़ करके भटक रहे हैं। आज क्राइम क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी उसका मेन मकसद है। बेरोजगारी से बढ़ रहा है। लोगों का प्रतिदिन खर्च बढ़ते जाता है और उसका इनकम हो नहीं रहा है। तो आप देखिएगा कि पहले लूट होता था, उसके बाद अब तो नया जो है डिजिटल के माध्यम से चुनाव, उसी तरीक़ा से डिजिटल लोग क्राइम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ठगते हैं, शिकार कर रहे हैं। तो इसमें जो है सरकार को सही ढंग से युवाओं के लिए उसका रोज़गार को सृजन करना चाहिए। हर एक विभाग में जो है वैकेंसी को अभी नहीं निकाला जा रहा है। हर चीज़ को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। तो प्राइवेटीकरण जब किया जा रहा है तो उसमें वैसे लोगों को ही बुलाया जाएगा जो कि व्यवसायीकरण से लोग जुड़े हुए हैं, उनके सगे संबंधी है। बाकी आम लोग तो वंचित रह जाएंगे इसमें, जिसमें युवा लोग का शिकार हो रहा है। मैम, आप भी स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, स्कूल चलाती हैं। क्या लगता है जब बिहार में शिक्षा की बात होती है तो सबसे नीचे पायदान पर बिहार का नाम आता है। ऐसी स्थिति में आप कैसे सोचती हैं क्या कुछ बदलाव होने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, किसी भी समाज और देश और राष्ट्र के निर्माण में जिस तरीक़ा से युवा का सहभागिता होता है उस तरीका उसका मेन पॉइंट, उसका आधार होता है शिक्षा। बुनियादी आधार शिक्षा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि मेरा अधिकार क्या है, कहाँ पे हम शोषित हो रहे हैं, कहाँ पे हमको अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो लोगों को सबसे पहले जागरूक करने की ज़रूरत है और शिक्षा से उनको जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा पर आप देखिएगा कि स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है तो लोग पढ़ने के लिए वहाँ पे पढ़ाई कम होता है और टीचर लोग जो है और भी जो भी लोग वहाँ पे स्कूल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग का एक घोटाला का वहाँ पे करते हैं मिड डे मील में। और पढ़ाई के नाम पे बस जा कर के अपना टाइम दे दिए। पूरा टाइम भी लोग स्कूल में नहीं दे पाते हैं। और जो STET जो था उसका जो है बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें सफल हुए थे और उसमें एग्ज़ाम भी दिए। और एक पेपर के वजह से जितने भी जो लोग क्वालिफाइड जो किए थे उसका कैंसिल कर दिया गया है। सही तरीक़ा से इसको नियोजित नहीं किया जा रहा है। शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक जो है लगातार कितना दिन तक धरने पे बैठे हुए रहते हैं और यहाँ की जो सरकार है कान में तेल डाल करके सोई हुई रहती है, उसको पता ही नहीं रहता है। उनका मांग पूरा किया जाता है। जो भी उन मांग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ मैं खड़ी हूँ। क्योंकि शिक्षा जो है एक GDP का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च करना चाहिए और स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए। लेकिन इसका जो निर्धारित जो रकम है जो शिक्षा पे खर्च करने के लिए वो भी खर्च नहीं किया जाता है। अभी फ़िलहाल आप देखिएगा सर, केंद्रीय मंत्रालय से जो हुआ है नई शिक्षा नीति बनाया गया है, उसमें GDP का 6% जो है खर्च करने के लिए दिया गया है। और बहुत ऐसे देश हैं विश्व के जो कि अपना GDP का 10 से ऊपर % खर्च लोग करते हैं। 6% भी यहाँ खर्च नहीं हो पाता है। और इसमें देखिए सबसे पहले शिक्षा नीति में क्या है, किसी भी पाठ या लेसन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक शीर्षक दिया जाता है। मान लिया कि मेरा पार्टी है भारतीय मानवता पार्टी। भारतीय मानवता पार्टी का लक्ष्य ये होना चाहिए कि इसका नाम से काम परिलक्षित हो, काम से इसका नाम परिलक्षित हो, या ये दर्शन इसमें होना चाहिए कि जैसे लोग शीर्षक रखते हैं तो शीर्षक से इफेक्ट पड़ता है कि शीर्षक किस तरीक़ा से हम रख रहे हैं किसी भी चीज़ में। अब रखा जाता है कि अशोक, जो सपोज आपको हम बता रहे हैं कि एक लेसन में अगर रखा जाता है कि अशोक
एक महान राजा थे जो कि शांति का प्रवर्तक बने, और उसमें रखा जाता है। दूसरा शीर्षक है कि अशोक एक बहुत बड़ा युद्ध करने वाला योद्धा थे। तो एक आता है कि शांति का प्रवर्तक थे। उसमें देखने से ही पता चलता है कि नहीं, इसमें कुछ सीखने योग्य है, अनुकरणीय है। और योद्धा जो होता है, तो योद्धा मतलब एक युद्ध होता है। युद्ध ऐसा तो बोला जाता है कि युद्ध ही व्यक्ति को महान बनाता है, ये तो सही बात है। लेकिन युद्ध से बहुत ऐसे जो छोटे छोटे जो बच्चे जो लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं, उतना उनके पास माइंड डेवलप नहीं होता है कि उस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से समझ। जो अवगुण है उसको लोग जल्दी फ्लो करते हैं, जो सद्गुण है उसके ऊपर विचार करने में वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो भी लोग शिक्षा नीति में, जो भी NCERT में जो लोग भी इस पाठ्यक्रम को जो बनाते हैं, वो एक शीर्षक को इस तरीक़ा से रखें कि बच्चे जो उस शीर्षक को देख करके पढ़ने के लिए उत्सुक तो हो जाए। अच्छा, आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन में चली जाएगी? देखिए सर, अभी तो गठबंधन के लिए बहुत सारे थर्ड फ्रंट के भी रूप में हैं, अदर छोटे छोटे जो भी लोग पार्टियां हैं, सब जगह से हम लोगों को कॉल मैसेज आ रहा है, मिले जुले भी हैं बहुत लोगों से। लेकिन मेरा मेन विज़न है कि जो भी व्यक्ति समाज के जो दबे कुचले शोषित वर्ग के जो लोग रह गए हैं, वैसे लोगों को आज तक भागीदारी नहीं मिला है राजनीति में। तो उन लोगों को हम अब भारतीय मानवता पार्टी के बैनर पार्टी में अपने इस पार्टी के टिकट से वैसे लोगों को हम टिकट दें, ताकि वो लोग समाज में चुन करके अच्छे विधानसभा में पहुँचे, अपने समाज का जो मुद्दा है वो लोग उठाए। और टिकट का कोई चार्ज वगैरह नहीं है, टिकट बिल्कुल फ्री है। कोई भी समाज से भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो, वो लोग हमारे भारतीय मानवता पार्टी से टिकट के लिए संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते जो है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड न हो, एक पढ़े लिखे लोग हों, वैसे लोगों की सोच है। और इसमें 65% महिलाओं के लिए हम लोग आरक्षित किए हैं भारतीय मानवता पार्टी। पूरा भारतवर्ष की अभी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें कि 65% महिलाओं को आरक्षित टिकट के लिए है या पदाधिकारी के रूप में है। लेकिन भारतीय मानवता पार्टी नारी शक्ति को प्रथम स्थान देते हुए 65% महिलाओं के लिए टिकट रिजर्व रखती है। अगर उससे अधिक भी महिलाएं आती हैं तो सर्वप्रथम महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि नारी शक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश और समाज का सही विकास नहीं हो पाएगा। क्या 243 सीट पर लड़ेंगे आप? 243 सीट पे लड़ने के लिए हम लोग घोषणा किए हो, 243 पे लड़ेंगे। और जितना सीट पे हमारे कैंडिडेट आते हैं उतना सीट पे हम लोग तो ऐसे भी अकेले लड़ने के लिए घोषणा किए हैं, लड़ेंगे। और इसमें जो है वहाँ के जो स्थानीय मुद्दा जो रहेगा, वो मुद्दा पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ किसी के चेहरे पे लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जो है अपना मुख्यमंत्री को नहीं चुनिए। मुख्यमंत्री बनाने के लिए चिंता आप लोग छोड़ दीजिए कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। आप लोग जो है अपना विधायक को चुनिए कि आपका विधायक कौन होगा। आपके क्षेत्र में आपका मुख्यमंत्री नहीं वहाँ काम करने जाएंगे, आप उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस आप जा कर के नहीं मिल सकते हैं। आप अपने प्रतिनिधि जो आपका है, जो आपका विधायक जिसको आप चुनने वाले हैं, अपने 5 साल के भविष्य के लिए एक अच्छे व्यक्ति को आप चुनिए, जिससे कि आप अपने दुख दर्द को बता सकते हो, आपके दुख दर्द को समझने के लिए और आपके हक के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम हो, वैसे लोगों को आप चुनिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, शोभा यादव थी भारतीय मानवता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने साफ कहा कि हमारी पार्टी जो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जो भी लोग अगर टिकट लेना चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, समाजसेवी हो, पढ़े लिखे हो, उनको मौका दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।